मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक संचार को और आगे देखें। इसमें पहले देखें संचार प्रतिमानों के विकास के लिए उत्तरदायी कारक, कि संचार प्रतिमान या संचार की व्यवस्थाएं किस प्रकार से विकसित हुई हैं। और आज की स्थिति हम देखते हैं कि संचार व्यवस्था इतनी विस्तृत और व्यापक हो चुकी है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई घटना घटे, कुछ ही मिनट के अंदर पूरी दुनिया में उसका संचार हो जाता है। क्योंकि आज पूरी दुनिया छोटी हो गई है। किसी जमाने में जबकि अनेक प्रकार की भौतिक बाधाएं हुआ करती थीं, पहाड़, नदी, नाले, अनेक प्रकार के व्यवधान होते थे, व्यक्तिगत संचार पूरा होता था, व्यक्तिगत संचार के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं थीं। तब फिर पक्षियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कबूतरों के माध्यम से आज भी कुछ क्षेत्रों में संदेश लाने ले जाने का काम किया जाता है। जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के लिए वो हरकारा रखे थे। वो तो क्या करते थे, अपने हाथ में एक भाला, पोस्ट बैग कंधे पर लेकर के दौड़ते हुए जाते थे। और इस प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, जब किसी प्रकार के आवागमन के समुचित साधन नहीं थे। तो वो जमाना था जबकि अनेक प्रकार की बाधाएं थी। लेकिन आज सैटेलाइट के जमाने में पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई घटना घटे, हमको पल भर में उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये भौतिक तत्व थे। तो भौतिक जो बाधाएं थी उसको प्रौद्योगिकी ने उसको दूर कर दिया है। आज संचार के मार्ग में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। दूसरा है आर्थिक तत्व। जिस देश की जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वहां की संचार व्यवस्था भी उसी के अनुरूप काम करती है। यदि मान लीजिए किसी देश की आर्थिक व्यवस्था साम्यवादी है, समाजवादी है, तो आप मानकर चलिए कि उस देश की संचार व्यवस्था नियंत्रित होगी। क्योंकि साम्यवाद, जिसे कि बोलचाल के भाषा में समाजवाद भी कहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था में सर्वाधिकारवाद का तत्व निहित होता है। तो दुनिया में जहां कहीं भी साम्यवादी व्यवस्था है, आप मानकर चलिए कि वहां पर संचार व्यवस्था नियंत्रित स्थिति में काम करती है। जितनी चीजें आम जनता को बतानी चाहिए उतनी ही बताई जाती है, बाकी सब चीजें गुप्त रखी जाती हैं। आम जनता का देश की किसी भी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं माना जाता। तो जैसी आर्थिक स्थिति होगी, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई उदार प्रजातांत्रिक देश है। मैं अपने व्याख्यानों में बार बार उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात करता हूं। उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था जैसे भारत है या दुनिया के अन्य विकसित देश हैं, यहां की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का निर्बाध रूप में प्रयोग करता है। यहां पर सहिष्णुता की राजनीति होती है। भले ही आज इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हों, लेकिन ऐसा दुरुपयोग वांछनीय नहीं माना जाता। लेकिन जहां पर लोगों को ऐसी स्वतंत्रताएं नहीं मिलती और अनेक प्रकार के उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कठोर कानूनी कार्यवाही की जाती है, तो उसे हम उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं कहते। भारत में स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय स्थापित हैं और यह न्यायालयों ने भारत के नागरिकों के सभी प्रकार के स्वतंत्रता और अधिकारों को भरपूर रक्षा की है। तो इसे उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं, जैसे अरब देशों में, जहां पर कि अनेक प्रकार के नियंत्रण हैं, या साम्यवादी देश, इन साम्यवादी देशों में भी अनेक प्रकार के नियंत्रणों के अंतर्गत संचार साधन शासन के अधीन रहते हुए काम करती हैं। तो आर्थिक व्यवस्था संचार व्यवस्था को प्रभावित करती है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति। उस देश की सामाजिक स्थिति कैसी है, उस देश की सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार की है,
ये सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पुराने जमाने में जैसे धार्मिक गुरु हुआ करते थे या आज भी धार्मिक गुरु होते हैं या समाज के कोई बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता होते थे, यही सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन क्या करते थे और यही सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। तो उस देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार की है, भारत में देख लीजिएगा किस प्रकार की सामाजिक संस्कृति है। इसी के अनुरूप देश की संचार व्यवस्था भी, राजनीतिक संचार के भी सभी प्रकार के कार्य इसी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि आखिरकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण में काम करती है। तो वो पर्यावरण जिस प्रकार से होगा, राजनीतिक व्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी, और जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार से राजनीतिक संचार की व्यवस्थाएं भी होंगी। फिर है राजनीतिक स्थिति। उस देश की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है। राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तानाशाही है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है या उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। उदार प्रजातंत्र में स्वायत्तता होती है संचार साधनों को, प्रायः शासन का नियंत्रण उस पर नहीं होता, तो वो खुल करके अपने स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का उपभोग करती हैं। लेकिन जहां पर तानाशाही या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है, जैसे सोवियत संघ में था, तो सोवियत संघ में लौह पर्दा स्थापित किया गया था। लौह पर्दा का मतलब है कि जनता को इतने नियंत्रण में रखा जाए कि जनता को यह पता न चल सके कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, और बाहर दुनिया को यह पता न चल सके कि देश के अंदर, सोवियत संघ के अंदर क्या हो रहा है। ये लौह पर्दा। आपको एक मजे की बात सुनाता हूं, शायद पिछले व्याख्यान में यह आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि लौह पर्दे की बात हो रही है और राजनीतिक संचार की बात हो रही है। जब सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, ख्रुश्चेव का शासनकाल था, तो ख्रुश्चेव ने एक बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कहा कि देखो, तुम लोग बहुत शरारत करते हो, बीबीसी को तुम लोग किसी प्रकार की जानकारी दे देते हो, और बीबीसी जो है बिल्कुल हमारे देश के बारे में सभी जानकारी लीक आउट कर देता है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते कि बीबीसी को या किसी भी संचार माध्यम को ऐसा पता चले। तो तुम लोग बहुत बेईमानी कर रहे हो। इस समय जब मीटिंग होगी तो खबरदार, यदि किसी ने भी कोई बाहर जाकर के बताया तो ठीक नहीं होगा। कैबिनेट की मीटिंग हुई, ख्रुश्चेव बड़े परेशान कि आखिर बीबीसी को देश की वास्तविक स्थिति का पता कैसे चल जाता है। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, ख्रुश्चेव बात करने लगे। एक मंत्री से उन्होंने कहा, फाइल लेकर आओ, फाइल दिखाओ। संबंधित जो मीटिंग से विशेष संबंधित था, फाइल उसने मांग की। तो मंत्री महोदय ने कहा कि सर, मैं तो फाइल भूल गया हूं, मैं लेकर आ जाता हूं। तो ख्रुश्चेव ने कहा, नहीं, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कमरे में जाकर के फाइल लेकर आता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि तुम बाहर निकलोगे, अपने बीबीसी संवाददाता को बता दोगे और वो फिर से समाचार में, रेडियो में आ जाएगा। तो ख्रुश्चेव यह सोच करके कमरे का उन्होंने दरवाजा खोला, और जैसे ही खोला सामने एक चपरासी एक फाइल लेकर के खड़ा मिला उनको। तो ख्रुश्चेव ने कहा, तुम यहां पर क्यों यहां पर हो? तो उस चपरासी ने कहा कि सर, अभी अभी बीबीसी ने समाचार दिया है कि ख्रुश्चेव साहब कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक मंत्री जी से फाइल के बारे में पूछा। तो फाइल के बारे में मंत्री ने कहा कि मैं फाइल लाना भूल गया हूं। तो ख्रुश्चेव यह करके अपनी सीट से निकल रहे हैं कि तुम जाकर के बीबीसी संवाददाताओं को ये सब चीजें बता दोगे, इसलिए मैं खुद फाइल लेने जाऊंगा बोल करके वो निकल रहे हैं, और इसलिए मैं ये फाइल लेकर के खड़ा हूं। देखिए, उस जमाने में बीबीसी के समाचार इतने सत्य साबित होते थे, बिल्कुल सही गणना करके या सही रूप में वह समाचारों को निष्पक्ष प्रकाशित करता था। आजकल ये अनेक प्रकार से प्रतिबंध लग गए हैं, इसलिए आजकल बीबीसी का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा समाचार चैनल्स आ गए हैं, पूरी दुनिया में इतने ज्यादा समाचार चैनल्स आ गए हैं कि अब नहीं लगता
कि किसी प्रकार से प्रतिबंध है, क्योंकि यदि एक देश छुपाएगा भी तो अन्य देशों को उसकी जानकारी मिल जाती है। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक संचार की व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होंगी। तो ये 4 उत्तरदायी कारक हैं। इन 4 तत्वों के आधार पर किसी देश में, किसी राष्ट्र में राजनीतिक संचार होता है और उस देश की संचार व्यवस्था उसी के अनुरूप ढलती है, उसी के अंतर्गत रहते हुए काम करती है। क्योंकि कोई भी संचार व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर सकती है, आलोचना कर सकती है, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए उसको काम करना है। अब देखें संचार संरचनाएं या संचार संरचनाओं के प्रकार कौन कौन से संचार के साधन हैं। इसमें सबसे पहला है अनौपचारिक प्रत्यक्ष संपर्क। संचार की जितनी सुविधाएं हैं, इन समस्त सुविधाओं में व्यक्तिगत संपर्क को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्तिगत संपर्क, आप किसी से बात करते हैं, आई टू आई, 1 to 1 बात करते हैं, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप मोबाइल के माध्यम से बात करेंगे, वो उसी का एक दूसरा रूप है, या टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं, उसी का दूसरा रूप है। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क से जो प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है या उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, इतना अधिक प्रभाव अन्य किसी भी माध्यम में हमको देखने को नहीं मिलता। और ये प्रत्यक्ष संपर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी साधन है। दूसरा है पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं। अभी भी कई देशों में धार्मिक नेताओं का, सामाजिक नेताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। जो धार्मिक देश हैं, इन धार्मिक देशों में धार्मिक नेता ही अनेक प्रकार की घोषणाएं करते हैं और इन घोषणाओं का जनता अच्छी तरह से पालन करती है, उनका सम्मान करती है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म गुरु, जैसे भारत में दारुल इस्लाम ऐसा कुछ है वो, इसी प्रकार से अरब देशों में भी धार्मिक नेता। तो ये सब अनेक प्रकार की बातें कहते हैं और जो बातें कहते हैं उस समाज के सभी लोग प्रायः उसको मानते हैं। तो जैसी सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी या जैसी पारंपरिक सामाजिक संरचना होगी, उसी प्रकार से उस देश की संचार व्यवस्था होती ही है। और ये जो धर्म गुरु है या सामाजिक नेता वगैरह हैं, इन सब का प्रभाव भी आम जनता पर पड़ता है। तीसरा है निवेश संरचनाएं। निवेश संरचनाओं के अंतर्गत हित समूह, राजनीतिक दल। आपने आमंड पावेल का, आमंड का संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा को अध्ययन किया है। उसमें निवेश निर्गत होते हैं। डेविड स्टर्न ने भी निवेश निर्गत प्रतिमान की बात कही है और आमंड ने भी निवेश निर्गत की बात कही है। तो जो निवेश संरचनाएं हैं, निवेश संरचनाओं के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह, एनजीओ या अन्य इसी प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समूह होते हैं, जहां पर जिसके माध्यम से बातें, आपकी आवश्यकताएं, आपकी मांगे राजनीतिक व्यवस्था तक जाती हैं। क्योंकि आप अकेले यदि जाकर के बात करेंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो आपकी मांगों के साथ समर्थन है तो एक ऐसा प्रभावशाली संगठन चाहिए, संस्था चाहिए, जो आपकी बातों को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचा सके। और यदि वह संगठन मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग संगठन है, जैसे राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल जनता की, आम जनता की मांगों को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाते हैं। तो निवेश संरचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश में, और हर देश में ये पाई जाती हैं। राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन, ये निवेश संरचनाएं। इसी प्रकार से निर्गत संरचनाएं। निर्गत संरचनाओं के अंतर्गत जो आपकी मांगों पर विचार करके निर्णय लेते हैं और आम जनता तक वो पहुंचाई जाती हैं, उसको निर्गत संरचनाएं कहते हैं। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपकी मांगों पर विचार करके उस पर निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, आपको देते हैं। तो ये निर्गत संरचनाएं हुई। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग इसी आधार पर काम करते हैं। नौकरशाही इसी आधार पर काम करता है। तो ये निर्गत संरचनाएं हुई।
और फिर जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव समाचार पत्रों का पड़ता है। टीवी समाचार चैनल से भी ज्यादा प्रभाव प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं का पड़ता है। ये समाचार पत्र पत्र पत्रिकाएं जनमत निर्माण का काम करती हैं, इसलिए इनका स्वायत्त होना आवश्यक है। जब तक ये स्वायत्त नहीं होंगे तब तक आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी, निष्पक्ष जानकारी नहीं मिलेगी। और यदि आपको निष्पक्ष जानकारी नहीं मिलेगी तो आप जो मन बनाएंगे, जो विचार बनाएंगे, वह भी एक पक्षीय होगा। इसलिए समाचार पत्रों को न केवल स्वायत्त होना चाहिए अपितु उन्हें निष्पक्ष भी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, उनकी निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। बिना किसी डर के, बिना किसी भय की उन्हें सही समाचार प्रसारित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जनसंचार माध्यम जो है, ये जनसंचार माध्यम ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार की भांति होते हैं। जिस प्रकार से रक्त संचार हमारे शरीर में होता है, पूरी सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक रक्त संचार बराबर हो रहा है तो शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक इसी प्रकार से यदि संचार माध्यम आम जनता तक पहुंच रहे हैं, आम जनता की बातें समाचार पत्रों तक पहुंच रही है, तो इससे रक्त संचार के समान पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और जो भी बातें होंगी, जो भी विकास होगा वह सही दिशा में जाएगा। अब देखें राजनीतिक संचार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं जो राजनीतिक संचार को प्रभावित करते हैं। उसमें है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तानाशाही है या लोकतांत्रिक है, यह अनेक प्रकार के दबाव के अधीन रहने वाली व्यवस्था है या खुली व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। दूसरा है संचार साधन की प्रकृति। संचार साधन की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, वे एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं या सर्वधर्म सर्वभाव दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जैसी प्रवृत्ति होगी, पक्षपात होगा या निष्पक्ष होगा। संचार साधन किस प्रकार के हैं, जैसे कई समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होते हैं, दुनिया के अन्य देशों में प्रकाशित होते हैं, ये एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, ये भी अपना अपना एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं जो अपने संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। फिर तीसरा है संचार साधनों पर नियंत्रण। क्या संचार साधनों पर सेंसरशिप है या सेंसरशिप नहीं है। सेंसर मतलब नियंत्रण। संचार साधनों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप व्यक्ति की सभी प्रकार की स्वतंत्रता को खत्म कर दीजिए, उसके सभी अधिकारों को खत्म कर दीजिए। व्यक्ति चुप रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य की पहचान है उसके बोलने की शक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। और यदि आप इस स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं तो उसके मर्म को भेद देते हैं। तो इसलिए सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें राजनीतिक संचार को प्रभावित करते हैं। अब देखें राजनीतिक संचार के कार्य क्या है, राजनीतिक संचार के द्वारा होता क्या है। सबसे पहला है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है या इसके पहले थी या अभी भी है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को नैतिकता का, राष्ट्रीयता का पाठ नहीं सिखाया गया। इसीलिए हम में, आप में राष्ट्रीयता की भावना कम है। राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जानी चाहिए। सबसे पहले देश, सबसे पहले अपना राष्ट्र, उसके बाद अन्य चीजें। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आप कहां जाएंगे, आप कहां रहेंगे, आपका अस्तित्व कहां होगा। तो सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्रीयता की भावना संचार माध्यमों से प्रसारित की जा सकती है। तो ये इसका सबसे पहला काम है नैतिकता की शिक्षा देना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। दूसरा है राष्ट्रीय नियोजन के उपयोग। राष्ट्रीय नियोजन के लोगों को प्रोत्साहित करना, काम करने के लिए, श्रम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अलग अलग प्रकार के कार्यों का बंटवारा करके काम करने के लिए।
राष्ट्रीय नियोजन के लिए संचार साधन का उपयोग किया जा सकता है। तो इससे सामाजिक निवेश बढ़ेगा, सामाजिक नियोजन होंगे, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी बन गई है कि यदि हम कॉलेज में पढ़ लिए तो हम श्रम करने से हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कॉलेज में पढ़े हैं, खेत में कैसे काम करेंगे, छोटा मोटा काम कैसे करेंगे, ठेला कैसे लगाएंगे। तो ये भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरा है आवश्यक निपुणता की प्राप्ति। शिक्षा के माध्यम से, संचार माध्यमों के प्रसार से आवश्यक निपुणता की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे समय में कोई नेटवर्क नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई संचार साधन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग जो भी करते थे केवल पुस्तकों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। आज तो इंटरनेट पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया है। आपको जो भी जानकारी चाहिए नेट में जाइए, गूगल महाराज की शरण में जाइए, आपको सभी प्रकार की जानकारी जिस रूप में चाहिए उस रूप में आपको मिल जाता है। घर बैठे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमारे समय में पूरी लाइब्रेरी में पुस्तकें हम लोग ढूंढते थे, खोजते थे, बिल्कुल मारे मारे फिरते थे इस प्रकार से, लेकिन आज इतना सुलभ हो गया है। फिर नए कार्यों से प्रोत्साहन, लोगों को नए कार्यों के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह संचार माध्यमों का सबसे बड़ा काम है। और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, इससे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के विभिन्न देशों के बीच संपर्क स्थापित होता है और दुनिया के विभिन्न राष्ट्र आपस में जितना अधिक संपर्क में रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति उतनी ही सुनिश्चित होगी। क्योंकि राष्ट्रों के बीच जो भी संघर्ष होते हैं, यदि उस संघर्ष का समाधान करने के लिए 1 to 1 बात हो, आमने सामने बैठ करके बात हो, संचार माध्यमों से समय समय पर बात हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना में वृद्धि होगी। और छठवां है विचारधारा का निर्माण और विकास। राजनीतिक संचार के माध्यमों से पूरे किसी भी देश में एक निश्चित विचारधारा का विकास किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है और उसी के अनुरूप लोगों को उसमें दीक्षित किया जा सकता है। यह है राजनीतिक संचार के कार्य। इसके आगे की चर्चा फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।